अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइड इन चैप्टर नंबर 43 और इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसीज। इसके अंदर बेसिकली हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ना है, उनकी पैथोफिजियोलॉजीज डिस्कस करनी है, ये डिस्कस करना है कि किस तरह वो डायग्नोज होंगे और फाइनली कि क्या उनमें ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, किन डिसऑर्डर्स में ऑक्सीजन थेरेपी काम करेगी, किन में ऑक्सीजन थेरेपी काम नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम ये करते हैं कि ओवरऑल अगर हम ब्रॉडली देखें तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस के मोटे मोटे कॉजेज क्या हैं। तो पहला तो ये हो गया कि रेस्पिरेटरी डिजीज जो है दैट कैन अकर फ्रॉम इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन से क्या का मतलब क्या है? वेंटिलेशन का मतलब होता है, वेंटिलेशन इज बेसिकली पुटिंग एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सहेलिंग इट आउट। इसको वेंटिलेशन कहते हैं, यानी कि एयर को लंग्स के अंदर लेके जाना और फिर लंग्स से बाहर निकालना, इसको वेंटिलेशन कहते हैं। अब इस पूरे पाथवे में लंग्स के अंदर लेके जाना यानी कि एयर को एल्वियोलाई तक लेके जाना और फिर एल्वियोलाई से बाहर निकलना, दैट इज वेंटिलेशन। या तो इसमें कोई मसला हो गया, फॉर इंस्टेंस अगर किसी बंदा चोक कर गया, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई चीज़, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो ही कैन नॉट वेंटिलेट। ठीक है, और इन द केस ऑफ एस्थमा, जिस तरह के ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होती है उसे डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, तो उसमें भी वी कैन नॉट इनहेल और एक्सहेल प्रॉपरली। सो दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ वेंटिलेशन। तो नंबर वन तो वेंटिलेशन का मसला हो सकता है। नंबर टू कि जी वेंटिलेशन तो हो गई है, अब आगे यानी कि एल्वियोलाई तक तो एयर पहुंच गई है, अब एल्वियोलाई से पल्मोनरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर डिफ्यूज करना है ऑक्सीजन ने, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने डिफ्यूज करके एल्वियोलाई के अंदर आना है। इस डिफ्यूजन का प्रोसेस जो हो रहा है पल्मोनरी मेम्ब्रेन, इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई एल्वियोलाई में भी चली गई है और डिफ्यूज भी कर गई, अब आगे ऑक्सीजन ने ट्रेवल करना है टू टिश्यूज, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज with the help of blood basically ना and hemoglobin. So थर्ड डिसऑर्डर इज कि ये आपकी ब्लड गैसेस की एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होती है बिटवीन लंग्स एंड टिश्यूज। तो ये तीन तरह के मोटे मोटे कॉजेज हैं। अब आगे जाके डिटेल में उसके सारी टाइप्स देखते हैं और क्या है उनके अंदर। अच्छा, अब ये तो कॉजेज हो गए। अब हमने किसी भी चीज़ को डायग्नोज करना है तो उसके लिए तो बहुत मल्टीपल टेस्ट हैं, मगर कुछ बेसिक फंडामेंटल टेस्ट हैं पल्मोनरी परफॉर्मेंस के, कि जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन और हाउ बैड द सिचुएशन इज। तो बेसिक फंडामेंटल टेस्ट में हम सबसे पहले कराते हैं ऑक्सीजन लेवल्स। ऑक्सीजन लेवल्स कहाँ के? बेसिकली ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, एंड स्पेसिफिकली दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये हम टेस्ट कराते हैं। फिर हम टेस्ट कराते हैं कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, और फिर हम टेस्ट कराते हैं कि ब्लड की पीएच क्या है। नंबर वन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर थ्री पीएच। ये तीनों तो बेसिक से सिंपल से फंडामेंटल टेस्ट हैं पल्मोनरी परफॉर्मेंस के। ठीक हो गया? अच्छा, सो अब आगे डिस्कस करते हैं हम रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिजीजेस और उनकी टाइप्स और कुछ क्लासिफिकेशंस। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फेमस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड द फेमस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है जी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या है, और इनमें बेसिकली दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस हैं। इनके अंदर कौन सी डिजीज आती हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, एग्जैक्टली व्हाट इज देयर पैथोफिजियोलॉजी, और इन ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सही तरह नहीं आ, जिस तरह के टीएलसी, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये वैल्यूज नहीं आ, तो पहले जाके उनका चैप्टर एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू कर लो, फिर आके यहाँ से ये देखना, नहीं तो इनकी समझ नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस? अच्छा, अब नाम से तो लगता है कि जी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में कोई रिस्ट्रिक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन से जहन में क्या आता है? ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसे लगता है कि जैसे कोई पाथवे के बीच में कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है रेस्पिरेटरी पाथवे को, और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी कि बीच में नहीं है, मगर कोई मूव रिस्ट्रिक्शन टू मूवमेंट है। तो बात भी कुछ इसी तरह की। अगर फर्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हमारे पास आती हैं बेसिकली डिजीजेस लाइक एस्थमा एंड सीओपीडी एंड मेनी अदर्स, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आती हैं फाइब्रोसिस की तरह की डिजीज। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में
देयर इज इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस। अगर मैं अस्थमा की बात ही करूँ तो आप कहेंगे अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि एयरवे में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यस, सो दैट इज द केस, इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस होती है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, whereas in restrictive lung disease there is reduction in lung compliance, यानी कि लंग को एक्सपैंड करने में मसला होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो एयरवे है, एयरवे से मुराद है कि आपकी ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर से जो एयर, यानी कि जो एयर गुजर रही है उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन होती है। जबकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि आपकी कॉम्प्लायंस कम हो जाती है, यानी कि जो एक्सपैंड करने की एबिलिटी है लंग की वो कम हो जाती है। अच्छा, ये क्यों होती है? आगे इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों एक्सपैंड करने की एबिलिटी कम हो गई है, और इसमें जी रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गई है, ये भी आगे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, साथ ही लिखा हुआ है मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सहेल एयर एफिशिएंटली। यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या हुआ है कि एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गई है लंग्स की, जिसकी वजह से देयर इज डिफिकल्टी टू एक्सहेल एयर एफिशिएंटली, कि एयर को बेसिकली लंग्स से बाहर निकालने में प्रीडोमिनेंटली ज्यादा मसला है। अब ये हैं जी एग्जांपल्स ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की, विच आर, इस पॉइंट को भी दोबारा डिस्कस करते हैं, जिसमें कि जी एस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, विच इज़ बेसिकली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस की। अब एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? बेसिकली ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, ये ये नॉर्मल शेप है ब्रोंकियोल की, ये इस तरह डायलेटेड होते हैं, मगर एलर्जिक टेंडेंसीज की वजह से यही ब्रोंकियोल्स इस तरह कॉन्स्ट्रक्ट कर जाते हैं। जब ये इस तरह कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएंगे, इस तरह नॉर्मल होने की बजाय इस तरह कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएंगे, दिस इज द केस ऑफ एस्थमा। तो दिस, यहाँ से अब एयर ने गुजरना है, एयर ने अंदर आना है, तो यहाँ से किस तरह गुजरेगी एयर? तो बहुत मुश्किल से गुजरेगी, ठीक है। सो देयर इज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस। तो क्या है जी कि एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन है। आइटिस, व्हाट इज आइटिस? आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक बेसिकली ब्रोंकाइटिस में देयर इज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन अलोंग विद इन्फ्लेमेशन, एयरवे इन्फ्लेमेशन, ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैप करता है। तो ब्रोंकाइटिस में देयर इज एयरवे इन्फ्लेमेशन। और सीओपीडी में क्या है? तो सीओपीडी में भी किसी हद तक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, किसी हद तक इन्फ्लेमेशन होती है, बट देयर इज प्रीडोमिनेटली म्यूकस प्रोडक्शन इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये सारी चीज़ें सारों में ही होती हैं, यानी कि सारों में ही इन्फ्लेमेशन होती है, सारों में ही थोड़ी सी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, सारों में म्यूकस प्रोडक्शन वेरिएबली ज़्यादा हो जाएगी, मगर प्रीडोमिनेटली ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एस्थमा ब्रोंकाइटिस में है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में है। और इन्फ्लेमेशन का अगर हम पार्ट देखें तो दैट इज ब्रोंकाइटिस, एंड म्यूकस प्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो आपकी स्टोरी है, मैं कह रहा हूँ जी कि ये आपकी, चलें जी, द मोस्ट फेमस वन एस्थमा को ही पकड़ लेते हैं, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही है। ओके, जब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी तो आप कहेंगे देयर मस्ट बी डिफिकल्ट, चले एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गई है, मगर वो एयरवे रेजिस्टेंस मूविंग एयर इन पे भी होनी चाहिए और मूविंग एयर आउट पे भी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी के मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सहेल एयर आउट, यानी कि एस्थमा में टेक्निकली तो अगर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इनहेलेशन में भी मसला होना चाहिए, एक्सहेलेशन में भी मसला होना चाहिए, मगर यहाँ पे खाली ये क्यों लिखा हुआ है कि एक्सहेलेशन में मसला होता है? तो इसका पॉइंट ये है कि यस, इन एक्यूट केसेस, कि जिस बंदे को एस्थमेटिक अटैक अभी हुआ है तो उसमें एक्सहेलेशन के साथ साथ इनहेलेशन में भी किसी हद तक मसला हो जाता है, ठीक है, मगर प्रीडोमिनेंटली अगर कोई बहुत एक्यूट केस नहीं है तो उसमें एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इनहेलेशन, ठीक है। अच्छा, तो फिर इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरह ही क्यों लिखा हुआ है कि एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा है? क्योंकि जब डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको टेबल्स आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें एक्सहेल का, एक्सहेलिंग आउट का ही ज़्यादा लिखा होता है। अच्छा, अभी एक्सहेल आउट पे मसला क्यों होता है ज़्यादा? होना तो दोनों पे चाहिए और होता भी दोनों पे ही है,
मगर एक्सहेल को क्यों प्रीडोमिनेंट लिखते हैं, इसको मैं आगे जाके आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सहेलिंग एयर आउट को ही क्यों ज़्यादा मेंशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ फिजियोलॉजी और स्पीकिंग अबाउट पैथोफिजियोलॉजी, और इसी पे ही एमसीक्यू बनता है। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गई कहानी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की, कि उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गई है, देयर इज प्रॉब्लम इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन विद प्रीडोमिनेंटली एक्सहेलेशन, तो इसलिए हम एक्सहेलेशन का ज़्यादा जिक्र करते हैं। ठीक है, और एक्यूट केसेस में इनहेल करने में भी थोड़ा सा मसला आ जाता है या ज़्यादा मसला भी आ सकता है। ठीक है, अब आ गई हैं जी रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीजेस। इसके एक्सलेशन के पॉइंट को अभी डायग्राम में डिस्कस करते हैं। अब आ गई रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज। अब रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज में क्या है कि लंग एक्सपैंड नहीं कर सकता। क्यों? कोई ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर गई, यहाँ पे लंग एक्सपैंड नहीं कर सकता, एक्सपेंसिबिलिटी कम हो गई है किसी वजह से। क्यों कम हो गई अभी? इन वजह से लंग का फाइब्रोसिस हो गया है। दिस इज फाइब्रोसिस। ये आपके लंग है जी, ये रेस्पिरेटरी यूनिट है। ये अगर हम एल्वियोलाई की वॉल को देखें तो ये लिखा हुआ है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का क्या मतलब है? स्कार बन जाता है वहां पे, स्कारिंग ऑफ लंग्स। फाइब्रोसिस बेसिकली स्कारिंग ऑफ लंग्स। क्या होता है इसमें? ये एल्वियोलाई की वॉल है, तो बीच में ये येलो सी अगर आप देखें लेयर, ये फाइब्रोसिस हो गया है लंग्स का। ठीक है, अब एक्चुअली तो एक्सरे के अभी एक डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए, मगर एक्सरे में देखें तो और तरह की पिक्चर नजर आएगी, हिस्टोलॉजी पे देखें और तरह की पिक्चर नजर आएगी। बट टू मेक इट मोर इजी एंड सिंपल, आप ये देख लें, इससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि दिस इज फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस अगर हो गया और यहाँ ये सारी कैपिलरीज हैं, ये सारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज हैं, अब यहाँ पे अगर एयर होगी, उस एयर ने यहाँ से उधर जाना है, मूव करके इधर जाना है, यानी कि इनटू द ब्लड जाना है, तो ये फाइब्रोसिस उसे एक तो डिफ्यूजन सही तरह नहीं होने देगा ऑक्सीजन की, पहली चीज। दूसरी बात, जब फाइब्रोसिस या स्कारिंग हो जाए किसी चीज की, तो उसकी जो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो एक्सपेंसिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो भाई वो एक्सपैंड किस तरह करेगा? तो ये तो होगी पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, इस तरह एक डिजीज है सार्कोइडोसिस। अच्छा, दूसरा है जी, तो ये तो जी पेरेनकाइमल लंग डिजीज, कि लंग की पेरेनकाइमा में स्कारिंग हो गई है, तो दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। दूसरा जी चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी। लंग का कोई मसला नहीं है, चेस्ट वॉल का कोई मसला, आगे से या पिछली साइड से स्पाइन, क्योंकि चेस्ट जो पूरा आपकी चेस्ट वॉल है, पूरी रिब केज बन रहा है, वो किस तरह बन रहा है? पूरी आपकी आगे आपकी स्टर्नम है, पीछे आपकी स्पाइन है, और इन दोनों के बीच में रिब्स हैं। तो रिब्स में कोई मसला है, उनके स्टर्नम में, उनके इंसर्शन में कोई मसला है, स्पाइन में मसला है, स्पाइन की मोबिलिटी में मसला है, स्पाइन की शेप में मसला है, उन तो सारी चेस्ट वॉल डिफॉर्म एबनॉर्मेलिटीज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है स्कोलियोसिस, और आगे चलिए न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में आगे लिखा हुआ है काइफोस्कोलियोसिस। ठीक है, अब ये क्या है? स्कोलियोसिस एंड काइफोस्कोलियोसिस। नाउ दिस इज आपकी नॉर्मल थोड़ा सा जो एंगल होता है वो ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं काइफोसिस। और स्कोलियोसिस क्या, कि ये सीधी आनी चाहिए नीचे स्पाइन, ये अगर स्पाइन टेढ़ी हो जाए और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अगर स्कोलियोसिस हो तो ज्यादा, काफी ज्यादा भी ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो काइफोसिस इज दिस, इस एंगल का ज्यादा होना है एंट्रोपोस्टीरियर, और ये लेटरल एंगल का ज्यादा होना है स्कोलियोसिस। इसे कलेक्टिवली अगर दोनों हो तो इसे कहते हैं काइफोस्कोलियोसिस। जब ये ऐसे हो जाते हैं स्पाइन, तो इस केस में स्पाइन की तो शेप फर्क हो गई है, एंगल फर्क हो गया है, दूसरा स्पाइन की मोबिलिटी भी फर्क हो जाती है। और स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी होना, ठीक है, इज नेसेसरी। अंदर की जो आपकी जो चेस्ट कैविटी की जो मूवमेंट है, चेस्ट वॉल की जो मूवमेंट है, उसके लिए स्पाइन की फ्लेक्सिबल मूवमेंट होना जरूरी है। जब शेप सही नहीं होगी तो उसकी फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं होगी, जब फ्लेक्सिबल मूवमेंट होगी तो लंग सही तरह अंदर, चेस्ट वॉल सही तरह एक्सपैंड नहीं कर सकेगी, चेस्ट वॉल सही तरह एक्सपैंड नहीं कर सकेगी तो लंग सही तरह एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया? तो ये जिक्र है, तो आपने काइफोस्कोलियोसिस को हमेशा आपने याद रखना है। ओके, अच्छा आगे अब हम चलते हैं। सो अभी तक हमने क्या, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, काइफोस्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस। अच्छा, ओबेसिटी में क्या होता है? ओबेसिटी में क्या है कि नीचे से डायफ्राम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसमें भी एक्सपेंशन कम हो जाएगी, रिडक्शन इन लंग कॉम्प्लायंस हो जाएगी, लंग को एक्सपैंड करने में ज़्यादा जोर लगेगा। या कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, आपके डायफ्रेगमेटिक मसल्स का कोई डिसऑर्डर है, या आपकी जो रिब केज के जो मसल्स हैं उनका कोई डिसऑर्डर है, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी मसल्स का कोई डिसऑर्डर है, इन द केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, तो उनमें भी लंग की कॉम्प्लायंस कम हो जाएगी,
एक्सपेंसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे आपके ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। अच्छा, अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे विद रेफरेंस टू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स। अब हम वो डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे वो हमें तो नंबर वन तो अगेन वही बात कि आपको अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं याद तो फिर जाके पढ़ो एक दफा। ठीक है, पीछे से जो लेक्चर था वो देख लो। अच्छा, अब हम पहले देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को। सो स्टार्टिंग विद टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएंगे नॉर्मल एज कंपेयर टू नॉर्मल इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब ये दोनों क्यों बढ़ जाएंगे? नाउ द पॉइंट, बेसिकली रेजिडुअल लंग वॉल्यूम बढ़ जाता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जिसकी वजह से टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अब रेजिडुअल लंग वॉल्यूम क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम वो था, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो के पीछे लंग्स के अंदर रह जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अभी मैं अगर आपको कहूं कि आप फुल जोर से पूरी एक्सहेल आउट कर दो एयर अपने लंग से, तो आप जितना जोर लगा लोगे पीछे कुछ ना कुछ एयर रह जाएगी। जो पीछे एयर रह जाएगी उसे हम कहते हैं, जिस पीछे जो वॉल्यूम रह जाएगा उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, वो जो पीछे रह गया है, और उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो लंग को कोलैप्स नहीं होने देंगे। ठीक है, अब चूंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में देयर इज डिफिकल्टी इन एक्सहेलिंग एयर आउट, एयर को बाहर निकालने में मसला है, तो पीछे जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। जब रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो टोटल लंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देगा। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है ना कि पूरे का पूरा आप फुल इनहेल कर लें सारी एयर और फिर देखें जी कि पूरे लंग में कितनी एयर है इंक्लूडिंग रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टोटल लंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये दो वैल्यूज ज्यादा हो जाती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। अच्छा, अब आगे आते हैं, तीसरी एक वैल्यू है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, जिसे हम कहते हैं FEV1। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इसके लफ्ज पे गौर करो, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर मैं अभी आपको कहूं कि आपने फुल जोर से एक्सहेलेशन करनी है, ठीक है, फुल फोर्स से एक्सपिरेशन करनी है, तो नोट करते हैं कि आपका 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम आप एक्सहेल आउट करोगे। तो आप कहोगे कि हाँ ये आप अभी एक्सहेल आउट करो, तो आपको पता चलेगा कि 1 सेकंड के अंदर आप मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ द जो आपका लंग वॉल्यूम है ना वो आप एक्सहेल आउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर एयरवे रेजिस्टेंस है किसी बंदे में, स्पेशली टू एक्सहेलेशन ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वो जब एक्सहेल आउट करेगा एयर को, तो वो 1 सेकंड में उतनी एयर को स्पीडीली एक्सहेल आउट नहीं कर सकेगा जितना कि एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ड्यू टू इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सहेलिंग आउट की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में इन 1 सेकंड the amount of the air which can be expired out, exhaled out, reduces, so forced expiratory volume कम हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अगली है जी फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी ये होती है कि मैं आपको कहूं कि एयर को एक्सहेल आउट करो, ठीक है, और उसके फुल एयर को एक्सहेल आउट कर दो, और उसके बाद एक लंबा सांस लेके एयर को इनहेल करो। तो जितनी एयर आप इनहेल कर सकते हैं मैक्सिमली, या फुल इनहेलेशन के बाद जितनी एयर आप एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमली, उसे कहते हैं फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में फर्क है। फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम नहीं लंग से बाहर निकाल सकते। फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी वो है कि हम फुल जोर लगा के जितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, जितनी एयर को एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल यानी फंक्शनली हम क्या कितनी एयर को अंदर बाहर कर सकते हैं।
फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी के बाद पीछे रह जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। सो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, अब आपको इतना पता है रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया है और टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, तो आपको शक हो सकता है कि फंक्शनल वाइटल वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, मगर फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि देयर इज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। टोटल तो ज्यादा है, मगर जितना आप इनहेल एक्सेल, टोटल ज्यादा इसलिए क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है, मगर चूंकि इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों की एबिलिटी कम है, स्पेशली एक्सहेलेशन की जरा ज्यादा कम है और एक्यूटली इनहेलेशन की भी कम हो जाती है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, सो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम होती है। ज्यादा जोर लगता है भाई एयर को इनहेल करने में, एक्सहेल करने में, तो वो जो एबिलिटी टू इनहेल एंड एक्सहेल है वो ओवरऑल कम होगी, तो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। अच्छा, ठीक हो गया जी। टी टोटल लंग कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा, एफईवी और एफवीसी फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिससे एमसीक्यू बनेगा और जिससे आप पूछेंगे और जिसपे सारा डिफाइन करते हैं, वो है एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी रेशो। अब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड ये भी कम हो रहा है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी ये भी कम हो रही है। अब इन दोनों की रेशो बताएं कि वो क्या होगी। अब आप कहेंगे जी ये भी कम है ये भी कम है, तो अगर दोनों इक्वली कम हो फिर रेशो तो नॉर्मल ही रहेगी, ये आंसर आना चाहिए। मगर अगर मैं कहूं कि नहीं, ये आपकी एफ ई वन ज्यादा कम होती है और एफ भी कम होती है, मगर उतनी ज्यादा कम नहीं होती जितनी एफ ई वन कम होती है, यानी कि अगर ऊपर वाली वैल्यू एफ ई वन ज्यादा कम हो रही है, यानी कि दोनों ही कम हो रही है ना, अगर तो इक्वल लेवल ऑफ कम रहे तो इनकी रेशियो नॉर्मल ही रहेगी। मगर अगर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ज्यादा कम हो रहा है और फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम हो रही है, मगर उतनी ज्यादा कम नहीं हो रही जितना कि एफ वन कम हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, बहुत कम होगी, इसकी नॉर्मल कम होगी, तो रेशियो विल इंक्रीज। इसकी कम होगी और इसकी कम होगी तो रेशियो विल डिक्रीज। ठीक है, एंड दिस इज द केस। हाँ, अगर मैं कहता है इससे उल्टा केस कि जी फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, हाँ एफ वन भी कम होती है मगर थोड़ी कम होती है, फिर नीचे वाली वैल्यू यानी कि ज्यादा डिक्रीज करना था, फिर रेशियो विल इंक्रीज। ठीक है, सो एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी रेशियो जो है दैट विल डिक्रीज इन द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। सिंपल वर्ड्स में, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट एफ ई वी वन पे आता है, बेशक एफ वी सी पे भी आता है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी पे भी आता है, मगर उतना नहीं आता जितना एफ ई वी वन पे आता है। तो एफ ई वी वन पे चूंकि ज्यादा इफेक्ट आता है, स्पीडीली आप नहीं एक्सेल आउट कर सकते, तो इनकी रेशो एफ ई वन और एफ सी विल डिक्रीज। एफ यानी कि एफ ई वी वन इज मोर अफेक्टेड एज कम्पेयर टू एफ वी सी। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और इस पॉइंट की ही बेस पे आप डायग्नोस करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। सारी इतनी लंबी चौड़ी कहानी कम करते हैं, सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज दी हुई है जी गाइड में आगे कि जी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ये सारी चीजें मुख्तलिफ जगह पे करके दी हुई हैं, तोड़ तोड़ के, तो मैंने असेंबल किया था आपके लिए। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को क्या होता है? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है कि मैं आपको कहता हूं जी आप एक्सेल आउट करें किसी भी एक मोमेंट पे, चाहे पहले सेकंड पे, चाहे दूसरे सेकंड पे, या पहले 0.1 सेकंड पे, मैक्सिमली आपकी एक्सहेलेशन का जो फ्लो रेट है ना, वो किस मूवमेंट पे ज्यादा होता है, और जो मैक्सिमम पॉइंट है ना वो मैं नोट कर लूं, दैट इज द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। तो नॉर्मल बंदे से पीक एक्सपायरेटरी, चूंकि एक्सप्रेशन का मसला है, तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट डेफिनेटली कम होगा इन द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, इनके एफ वन कम है, तो सारी बात है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, पीक है आपकी एक्सप्रेशन करने की किसी भी मोमेंट पे, सबसे ज्यादा फ्लो रेट क्या है, तो वो भी कम होगा इस केस में। तो ये सारी वैल्यूज हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एफ वन और एफ सी रेशो। अच्छा, अब आप लोगों को किसी तक पता होगा, चल गया होगा, और आप रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की काफी हद तक वैल्यूज बता सकते होंगे इस वक्त। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या मसला है? उसमें मसला ये है कि जी लंग एक्सपैंड ही नहीं कर सकता वन वे और दी अदर। जब लंग एक्सपैंड नहीं कर सकता तो टीएलसी को क्या होगा? टीएलसी डेफिनेटली कम होगी। अच्छा जी, दूसरा ये कम होगी, दूसरा ले लेते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम।
भाई जब लंग एक्सपैंड ही नहीं कर सकता, टोटल लंग कैपेसिटी ही नीचे चल गई है, तो पीछे जो एयर बची पड़ी होगी वो भी डेफिनेटली कम हो जाएगी। ठीक है, मेक सेंस। जब लंग के अंदर, अच्छा तीसरा आते हैं FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की, फोर्सफुली कितना बाहर निकाल सकते हैं। तो भाई नॉर्मल तो, अगर अंदर लंग के अंदर हवा है ही नहीं या जा ही कम रही है, तो हम बाहर जोर लगा के कितनी के बाहर निकाल देंगे तो FEV1 भी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आते हैं जी फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। भाई जब टोटल लंग कैपेसिटी कम है, पीछे रेजिडुअल वॉल्यूम कम पड़ा है, फोर्सफुली भी हम कम बाहर निकाल सकते हैं। असल मसला तो था ना कि अंदर एयर गई ही नहीं है। जब अंदर एयर गई ही नहीं है तो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी भी कम ही होगी, सारा कुछ कम होगा। क्योंकि सिंपल सिंपल मसला भी, मैं मिसाल के तौर पे चेस्ट एक्सपैंड ही नहीं कर रही, तो अंदर एयर जाएगी तो TLC बढ़ेगा, FVC बढ़ेगी, FEV1 बढ़ेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा, वो तो जा ही कम रही है। मेन मसला ही उसकी कॉम्प्लायंस का एक्सपेंसिबिलिटी है। इसमें तो चलो हम कह सकते हैं ना कि वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, तो हाँ एक्यूटली एक्यूट फेज में तो बड़ा इनहेल इनहेल करने का मसला है। मगर अगर एक्यूट फेज बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का मसला है, तो इनहेल तो बंदा जोर लगा के कर ही लेता है। एक्सहेल आउट करने का मसला है तो फिर ये सारी पिक्चर वेरी कर जाती है। हाँ स्पीड, बाहर से स्पीड से बाहर निकालने में मसला है, तो इसमें पिक्चर वेरी करती है। इसमें तो सारे ही काम है। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है सबसे। FEV1 FVC रेशो को क्या होगा इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, यानी कि इसकी रेशो और इसकी दोनों ही कम हो रही हैं इसमें भी, जिस तरह इसमें भी दोनों कम हो रही थी। अब इसमें क्या FEV1 पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या FVC पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या इक्वल इफेक्ट पड़ेगा? एक तो बात सिंपल है कि ये तो नहीं हो सकता कि इस केस में FEV1 पे ज्यादा इफेक्ट पड़े एज कम्पेयर टू FVC, जिस तरह के ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में होता है। ये तो बात सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपायरेशन का मसला कोई नहीं है, एक्सहेलेशन का मसला कोई नहीं है। बात पुटिंग एयर इनटू द लंग्स है। तो जितनी आगे उसको हम एक्सहेल आउट कर देंगे तो स्पीडीली एक्सहेल आउट कर देंगे। हाँ चूंकि एयर ही नहीं अंदर, तो फिर स्पीडीली किसको एक्सहेल आउट करें तो FEV1 कम हो जाएगी। मगर प्राइमरीली एक्सहेलेशन का मसला कोई नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई FEV1 FVC से ज्यादा इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें द वैल्यू इज दिस। या तो दोनों इक्वली ही डिक्रीज होती हैं तो नॉर्मल भी आ सकती है वैल्यू, या FVC इज अफेक्टेड मोर एज कंपेयर टू FEV1, फिर उस केस में नीचे वाली वैल्यू ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, तो वी कैन ऑल्सो से FEV1 और FVC इज इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट नॉर्मल रहेगा। बेशक टोटल अमाउंट ऑफ एयर कम है, बेशक FEV1 कम है, पहले सेकंड में वो उतना स्पीडली नहीं जा रहा, मगर फिर भी किसी एक मूवमेंट पे हम जो स्पीडली एयर को बाहर निकाल रहे हैं, उसका फ्लो रेट किसी एक मूवमेंट, एक स्प्लिट सेकंड के लिए, वो तो ठीक है, क्योंकि एक्सहेलिंग आउट का तो कोई मसला नहीं है ना। तो पी एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इसमें तकरीबन नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, इस सारी स्टोरी में लंग कैपेसिटी सी लंग वॉल्यूम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि FEV1 ओवर FVC रेशो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में कम हो जाती है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में ये या बढ़ जाती है या नॉर्मल रहती है। 95% ऑफ द टाइम्स MCQs SCQs आए में यही पूछेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जी इसकी क्या वजह है, इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस। इसकी क्या है, रिडक्शन इन कंप्लायंस। इसमें एक्सहेलिंग आउट पे ज़्यादा मसला है, इसमें एबिलिटी टू एक्सपैंड का ज़्यादा मसला है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है, एस्थमा और COPD। इसमें क्या है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और स्कोलियोसिस काइफोस्कोलियोसिस। ये इसकी मोटी मोटी समरी है। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ से मैंने कहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इंक्रीज्ड एयर रेजिस्टेंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सहेल। एक्सहेल एयर पे ज़्यादा इफेक्ट क्यों है, और एक्सहेल एयर पे इफेक्ट है ही क्यों। एक्सहेल में तो हम जोर लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे उतनी एयर बाहर निकल जानी चाहिए। तो वो हम देखते हैं इस डायग्राम में। तो पहले ये ऊपर वाली पे फोकस करो, ये गाइडेंस की डायग्राम है। ये आपकी एल्वुलाई है। अब सपोजिडली ये बंदा है जी जिसको एस्थमा है, ये एल्वुलाई के अंदर एयर गई। अब एयर को हमने बाहर एक्सहेल आउट करना है। एक्सहेल आउट करना है तो हम क्या करेंगे,
हम अपने एक्सपायरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम पहले वैसे तो पहली बात कि एक्सहेलिंग आउट इज अ पैसिव प्रोसेस। नॉर्मली हम एक्सहेल आउट करने के लिए बहुत कोई जोर नहीं लगा रहे होते, वो खुद ब खुद ही एक्सहेल आउट हो जाती है पैसिवली, इलास्टिक रिकॉइल की वजह से। ठीक है, मगर चलो मैं कहता हूँ जी हम डायफ्रैग्मेटिक मसल से भी जोर लगाते हैं और अपने एक्सपायरेटरी मसल से भी जोर लगाते हैं, और हम कहते हैं अच्छा एक्सहेल आउट करने का मसला भी निकाल देते हैं। तो यहाँ से मैं जोर लगाऊंगा, ये जोर लगाऊंगा, ये जोर लगाऊंगा, तो टेक्निकली तो जितना मैं जोर लगाऊंगा एयर को एक्सहेल आउट करने में, तो एयर को एक्सहेल आउट हो जाना चाहिए। तो मसला क्या है एक्सहेलिंग एक्सहेलिंग आउट में ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है? आगे कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन है तो कोई बात नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन रहे, मैं जोर लगाऊंगा यहाँ से एयर एक्सहेल आउट हो जाए। मगर होता क्या है कि जैसे ही मैं अपने एक्सपायरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और एयरवे पे जोर लगाता हूँ टू फोर्सफुली एक्सहेल एयर आउट ऑफ एल्व्यूलाई इन द केस ऑफ एस्थमा, होता ये है कि वो जो मैं जोर लगा रहा हूँ वो सिर्फ एल्व्यूलाई पे ही नहीं लगता, मेरे रेस्पिरेटरी डायफ्रैग्मेटिक मसल्स का वो जो पुश है वो ही आके ब्रोंकियोल्स पे भी लग रहा है, ब्रोंकियोल्स के ऊपर भी लग रहा है। तो यहाँ से शुरू में जोर लगाया, एयर बाहर निकल रही है, मगर जैसे ही जोर ज्यादा लगाया तो जो प्रेशर यहाँ ब्रोंकियोल्स पे पड़ रहा है, ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकियोल्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है, दैट विल कोलैप्स द ब्रोंकियोल्स और पीछे एयर ट्रैप रह जाएगी। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट टू गेट। सो द पॉइंट इज कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हम कहेंगे हम जितना जोर लगा रहे हैं तो आराम से एयर को एक्सहेल आउट हो जाना चाहिए, जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे उतनी एयर एक्सहेल आउट हो जाए। बट नो, जब हम जोर लगाते हैं तो वो यानी कि एक्सपायरेटरी मसल से डायफ्रैग्मेटिक मसल से, तो वो प्रेशर जाके ब्रोंकियोल्स में भी पड़ता है। वो ब्रोंकियोल्स बेचारी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं जितने एज कम्पेयर टू द एल्वियोलाई, तो नॉर्मल हालत में अपनी तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो फौरन ही वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी क्योंकि बाहर से उन्हें प्रेशर पड़ेगा। तो पीछे जो एयर है, अच्छा अब आपसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, आप और जोर लगाएंगे वो और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो एक लिमिट तक आप एक्सहेल आउट करने के लिए फोर्सफुली कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते, पीछे एयर ट्रैप हो जाती है। और ये जब एयर पीछे ट्रैप हो जाएगी तो दिस एयर कैन नॉट बी एक्सहेल्ड आउट, तो दिस एयर विल बिकम part of residual volume. When this air will become part of residual volume, it will increase the total lung volume. ठीक है, और जब यहां से एयर एक्सहेल आउट करने में सही तरह स्पीडीली नहीं हो सकेगी तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन, एक सेकंड में हमने जितनी एयर बाहर निकाली है वो भी गिर जाएगी। अच्छा, अब जब यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और V1 कम हो जाएगी। अब आते हैं नीचे ग्राफ पे। अब इस ग्राफ को ज़्यादा परेशान नहीं होना, देखिए इसको कीपिंग इट सिंपल। ये ग्राफ क्या है, यहाँ पे लंग वॉल्यूम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे एक्सपायरेटरी एयर फ्लो दिया हुआ है, तो भी एक्सपायरेटरी एयर फ्लो को छोड़ो, यहाँ पे लेबल किया हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम, यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में जी आपका 5.5 लीटर्स तक आपका लंग वॉल्यूम है, तो आपका अराउंड 1.23 लीटर्स, 1.1 to 3 लीटर्स इतना आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम इतना है और टोटल लंग कैपेसिटी 5.5 है। ठीक हो गया, ये नॉर्मल केस है। अच्छा, एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या होता है जी? कि एक्सपायरेटरी फ्लो रेट अगर आप देखें, अभी मैं आपको कहूँ कि आप जी अपनी एयर एक्सहेल आउट करें, ठीक है, तो आप एयर को एक्सहेल आउट जब करेंगे तो जैसे जैसे लंग का वॉल्यूम कम हो जाएगा वैसे वैसे जो एक्सहेलिंग आउट की एक्सपायरेटरी एयर फ्लो जो फ्लो रेट है कि एक मिनट में आप कितने लीटर्स एयर बाहर निकाल सकते हैं, वो फ्लो रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। यानी कि अपने अभी अपने लंग्स को भरें भरें और फोर्सफुली एयर को एक्सहेल आउट करें। जैसे ही आप एक्सहेल आउट करेंगे तो आप नोट करेंगे कि स्टार्ट में तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लो रेट चल रहा होगा, पर आहिस्ता 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 बिल्कुल वो फ्लो रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अब इसमें तीन वैल्यूज आ गई इस ग्राफ से। नंबर 1 रेजिडुअल वॉल्यूम, नंबर 2 टोटल लंग कैपेसिटी, और नंबर 3 मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ये मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कितना है? 400। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1.2। और ये कितना है टोटल लंग कैपेसिटी? 5.567। ये नॉर्मल केस है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में इस ग्राफ को क्या होगा और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में इस ग्राफ को क्या होगा, तो आप बता सकते हो आराम से। अगली डायग्राम में सारा कुछ मैं दिखाऊंगा, मगर पहले आप फिगर आउट खुद करो। ये जो रेजिडुअल लंग वॉल्यूम है ये आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ये बढ़ जाता है, तो यानी कि ये वैल्यू जो 1.2 है ये ग्राफ आगे चला जाएगा, यहाँ से कहीं से शुरू होगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ही आपकी टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है,
तो टोटल लंग कैपेसिटी ऐसे 5.5 की जगह कुछ 6.5 बन जाएगी, तो ग्राफ यानी कि 6 से शुरू होना, तो जरा यहाँ पे 8 9 से शुरू कर देंगे, तो ये सारा ग्राफ आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और यूं करता करता आगे की तरफ जाएगा। और तीसरी बात, मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होना चाहिए उसे, मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को इतना नहीं होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एक्सपायरेशन का मसला होता है, तो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कम हो जाएगा, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये लें जी, ये है आपका नॉर्मल रेड ग्राफ जो हमने पीछे देखा था 1.2। इस ब्लू लाइन को भी छोड़ दो, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। 1.2, 5.5, 6, 7। अब ये वाला ग्राफ है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का इन द केस ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, एस्थमा, इनमें क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1.2 से बढ़ के इतना 3.5 बन गया है, टोटल लंग कैपेसिटी 6 से बढ़ के 7 पे चली गई है, मगर ये जो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट था वो 400 से कम होके आ गया है, 200 से भी नीचे चला गया है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अच्छा, सेम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट, ये है ग्राफ ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। कंस्ट्रिक्टेड लंग्स, ये है ऑब्स्ट्रक्टेड लंग्स। इसमें क्या होगा आपको पता है कि इसमें सारे वॉल्यूम्स ही कम हो जाते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम कम, यहाँ 1.2 था, इसमें 1 से भी कम। टोटल लंग जो क्या कहते हैं आपकी कैपेसिटी टीएलसी, उसमें 6 है, इसमें कोई 3 रह गई है, वो भी कम। टोटल जो कहते हैं एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, वो इसमें 400 है, इसमें जाके कोई कोई 200 से भी कम है इसमें। तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है ग्राफ, ये नॉर्मल ग्राफ है रेड वाला। इन ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज लेफ्ट साइड पे ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज राइट साइड पे ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिजियो में भी, पैथोलॉजी में भी और इवन मेडिसिन में भी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इसको एक और ग्राफ से हम समझाते हैं। तो वो रह गया है ये वाला ग्राफ। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि सीवीएस में और रेस्पिरेशन में चूंकि ग्राफ्स इतने ज़्यादा हैं और इस तरह के हैं कि आपको टॉपिक समझ भी आ जाए, आप ग्राफ को देख के वैसे ही डर जाते हो। सो डोंट वरी अबाउट द ग्राफ्स और उसकी इंटरप्रिटेशन आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो ग्राफ की शक्ल देख के घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या कहाँ पे क्या बना है, वो सीधी सी बात ही होती है। ग्राफ आपको समझाने के लिए होता है, मगर अक्सर ग्राफ की शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि वो आप समझने की बजाय और डर जाते हैं। अच्छा, अब ये है नॉर्मल ग्राफ और ये है ऑब्स्ट्रक्शन का ग्राफ। यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ को थोड़ा सा मिटा दिया, दैट वाज क्रिएटिंग और कंफ्यूजन क्रिएट किया था। चले यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं जी। इसमें क्या, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 के ये टाइम है, और ये क्या है, ये लंग वॉल्यूम के अंदर चेंज है, यानी कि ये लंग वॉल्यूम है और यहाँ पे टाइम है। और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने मैक्सिमली इंस्पिरेशन की हुई है, मैक्सिमली इंस्पिरेशन की है, और ये फिर ये नॉर्मल केस पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या करो, आप एयर को एक्सहेल आउट करते हो, जैसे ही आप एयर को एक्सहेल आउट करते हो तो लंग का वॉल्यूम कम होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप एयर को एक्सहेल आउट करोगे और लंग का वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन पे आपकी लंग का वॉल्यूम है अराउंड, चलें जी 4 लीटर, यहाँ पे 4 लीटर ले लिया नॉर्मल केस में। आप एयर को एक्सहेल आउट कर रहे हो, 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 कोई जरा एक्सहेल आउट करो एयर को, आपको एक्सहेल आउट करते करते 2 3 4 सेकंड लग जाएंगे। तो ये जी कोई 4 सेकंड में इसने पूरे लंग की एयर को एक्सहेल आउट करके 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, पहले यूं जा रहा है ग्राफ, फिर यूं जा रहा है ग्राफ, तो ये दिखा रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर पहले 4 लीटर था और 1 सेकंड के अंदर वॉल्यूम कितना रह गया लंग का, 1 लीटर। यानी कि पहले 1 सेकंड के अंदर ही 3 लीटर्स ऑफ एयर, ये देखिए इस पॉइंट तक आता है ना 1 सेकंड, ए यहाँ पे लगता है तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे पहले 1 सेकंड में ही 3 लीटर्स ऑफ एयर एक्सहेल आउट होगी, यानी कि 75% ऑफ एयर एक्सहेल आउट हो गई है पहले 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका FeV1, द अमाउंट ऑफ द एयर एक्सहेल्ड आउट फोर्सफुली इन 1 सेकंड इज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी एक्सहेलेशन हुई है, यहां से लेके यहां तक, यहाँ तक, विच इज 3 लीटर्स। तो FeV1 इस केस में 3 लीटर्स आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा फिर हम देखते हैं जी कि यहाँ से, अच्छा पूरी वो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कितनी है,
फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, यानी कि ये पूरी फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी है विच इज 4 लीटर्स। टोटल आपकी फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी 4 लीटर्स है और पहले सेकंड में आपने तकरीबन 1 लीटर या कह लें 1 लीटर से थोड़ा सा कम उतनी आपने निकाल दी। ठीक है, 75 to 80%, थोड़ी सी 1 लीटर से कम है तो 75 to 80% तक आपने निकाल दी। ठीक है, तो ये नॉर्मल एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी रेशो, यानी कि ये एफ ई वी वन एक सेकंड में इतनी निकाली है और टोटल इतनी वाइटल कैपेसिटी थी, टोटल में से एक सेकंड में हमने इतनी बाहर निकाल दी है। तो एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी रेशो, इन दोनों वैल्यूज की जो रेशो निकालें तो ये आती है 80%। तो नॉर्मली इट इज अराउंड 80%, यानी कि 1 सेकंड में a normal person can exhale out 80% of the air out of the lungs। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है। पहली बात तो इसमें 4 लीटर्स एयर अंदर थी। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आइडियली तो जो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मगर आपकी एफवीसी कम हो जाती है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कहानी शुरू हुई है, ये फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी का ग्राफ है सारा, टोटल लंग कैपेसिटी का ग्राफ नहीं है। तो उसमें फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी अगर 4 है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी होनी ही 3 चाहिए। ग्राफ जो शुरू होगा वो शुरू ही 4 से कम वैल्यू से होगा, पहली बात। फिर आप जोर लगाते हैं, कराते हैं, लगाते हैं, तो अगर आप नॉर्मल केस में 4.4 to 5 सेकेंड्स में आपने एक्सहेल आउट कर सकते हैं एयर को, तो ऑब्स्ट्रक्टिव केस में तो प्रॉब्लम है एक्सहेलिंग आउट की। तो उसमें 4 to 5 सेकेंड्स की बजाय जो कि 7 सेकेंड में पूरी एक्सहेलेशन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी चीज हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में 1 सेकेंड के अंदर कितनी एयर एक्सहेल आउट हुई है। तो 1 सेकेंड के अंदर यहाँ तक वैल्यू पहुंची है, यानी कि विच इज 2 लीटर्स। 1 सेकेंड में हम 3 लीटर या 3.2 लीटर, हल्का सा से ऊपर है ना ग्राफ, ये हल्का सा ऊपर जाएगा, वहां से 2 लीटर्स तक की ला सकें, यानी कि एफ बहुत रिड्यूस हो गई है। अब एफ भी रिड्यूस हुई है, इतनी 4 लीटर से 3 लीटर्स पे आ गई है, मगर एफ तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गई है यार। तो एफ और एफ रेशो जो नॉर्मली 80% थी, ये गिर के कोई 40, 50, 60, 70 तक आ जाएगी, जो कि इस केस में उन्होंने 47% दिखाया, विच इज़ अ मॉडरेटली सीवियर कंडीशन। ठीक है, तो 47% एफ ओवर एफ रेशो। अब एफ और एफ रेशो से हम बता सकते हैं जी, ये चूंकि अगर आपकी 80 से कम है एफ और एफ रेशो, दिस मीन्स दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। नॉर्मल इज 80 से वैल्यू अगर गिर गई एफ और एफ की, डायग्नोसिस डन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, सो दिस इज, ये तो स्टार्ट का जरा लेंथी था, उसके बाद अगले टॉपिक जरा हम क्विकली कोशिश करेंगे 10-10 मिनट में सारी डिजीज जो है। ठीक है, so this was obstructive lung disease with restricted lung disease. See you in next part.